दोस्तों, कहानी का पिछला हिस्सा मैंने छोड़ा था। याद होगा आप लोगों को। आपको बताया था कि इन लोगों ने मतलब जिम कॉर्बेट साहब और इबर्टसन साहब ने बाघ को मार दिया है। आदमखोर बाघ को मार दिया है। मतलब रुद्रप्रयाग के निवासी और आसपास के गांव वाले तो उसे नरभक्षी ही समझ रहे थे, मगर जिम कॉर्बेट साहब का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये बाघ जो इन्होंने मारा है ये आदमखोर है। उस बाघ की खाल को निकाल कर फिर सुखा कर 2 दिन के बाद इन लोगों का इरादा था पौड़ी निकल जाने का। ये सब बताया था मैंने आपको। रात में ये लोग सो गए थे। जिम कॉर्बेट साहब अपने कैंप में जाकर के इबर्टसन साहब और उनकी वाइफ जीन वही निरीक्षण भवन में सो गए थे। आधी रात बीत गई थी। सवेरा होने से काफ़ी पहले 4 बजे के आसपास का समय मानिए। जिम कॉर्बेट साहब को बाहर जाना पड़ा थोड़ा बाथरूम वगैरह के लिए। वो अपने टेंट से बाहर निकले तो उन्होंने नीचे कुछ सड़क पे लोगों के बोलने की आवाज़ आई। इन्होंने पूछा कौन है, तो 4 लोग ऊपर आए थे। तब उन्होंने बताया था कि साहब वो चटवा पीपल पुल से करीब 1 मील दूर आगे बाघ ने एक महिला को मार दिया है। सब बताया था मैंने आपको। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने उत्तरांचल डायरीज में। आपका प्यार और आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे, ये कृपा दृष्टि आप बनाए रखिए। बड़ा आनंद आता है आप लोगों से के पास आकर के। निरीक्षण भवन में इबर्टसन साहब के कमरे के दरवाजे में बेट्टी जो लेके आता था लड़का, उसने दस्तक दी, नॉक किया उसने। उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला, मतलब जैसे ही दरवाज़ा खोला उसी टाइम जो है कॉर्बेट साहब भी आ गए। कॉर्बेट साहब ने उनको बताया कि सर, चटवा पीपल के पास एक महिला को बाघ ने मार दिया है। ये सुनकर इबर्टसन साहब को भी झटका सा लगा, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैनीटर मर गया था। तो उन्होंने अपने पौड़ी जाने का जो प्रोग्राम उनका था वो कैंसिल कर दिया। अब ये तीनों लोग वहीं उनके बिस्तर में, यानी ये तीनों मतलब इबर्टसन साहब, उनकी वाइफ जीन और कॉर्बेट साहब, ये तीनों उन्हीं के बिस्तर में नक्शा फैला के चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपनी अगली योजना में कुछ विचार करने लगे, भाई क्या किया जाए। पौड़ी हेडक्वार्टर में इबर्टसन साहब के ऊपर बहुत वर्कलोड था, बहुत दबाव था काम का। गढ़वाल जिले का जो हेडक्वार्टर था ये पौड़ी ही हुआ करता था, ये मैंने बताया था शुरुआत में आपको। और इबर्टसन साहब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, ये भी बताया था। तो इन्हें काम बहुत ज़्यादा रहता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम इनके ऊपर था, और गढ़वाल बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और 2 रात यहाँ रुक सकते थे। उधर जिम कॉर्बेट साहब ने भी पिछली रात ही नैनीताल टेलीग्राम कर दिया था कि ये पौड़ी से कोटद्वार और फिर कोटद्वार होकर के ट्रेन से वापस आएंगे। अब इन्होंने भी अपना टेलीग्राम कैंसिल किया और जिस रास्ते से नैनीताल से आए थे पैदल, उसी रास्ते से वापस जाएंगे, ये डिसाइड किया। ये सब करने के बाद में ये अपने जो इनका कैंप था, जहाँ पे इनका टेंट वगैरह था, इनके लोग थे, वहाँ पे आए। इन्होंने नक्शे को फैलाया और उस पर्टिकुलर स्थान को समझने की कोशिश करने लगे जिस स्थान पर महिला मारी गई थी। फिर इन्होंने अपने लोगों को बुलाया जो नैनीताल से उनके साथ में आए हुए थे। उन सबको बताया, समझाया कि भाई अब नैनीताल जाने का प्रोग्राम तो भाई लोगों फिलहाल कैंसिल हो गया है। और फिर कुछ आवश्यक जो निर्देश थे वो कुछ अपने आदमियों को उन्होंने दिए। फिर वो 4 लोग जो खबर लेकर के आए थे, जिनको पटवारी ने भेजा था,
उनके साथ चल दी है। अब जीन मैदाम यानी कि मिसेस इवर्टसन, इवर्टसन साहब की वाइफ, उनको रुद्रप्रयाग में ही रहना था, उनको नहीं आना था आगे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद इवर्टसन साहब और जिम कॉर्बेट साहब, ये दोनों लोग दो घोड़ों पे सवार हो गए। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि इन दोनों घोड़ों में एक घोड़ा अरबी नस्ल का था और जो दूसरी घोड़ी थी वो इंग्लिश थी। और अब तक ये कई घोड़ों में इनको मतलब कई घोड़ों की सवारी करने का मौका मिला था, लेकिन उन सब में सबसे अच्छी चाल वाले घोड़े यही साबित हो रहे थे। इनकी चाल इतनी अच्छी थी, इतनी स्पीड थी, इतनी बैलेंस थी, ये बड़ी तारीफ कहानी में कर रहे हैं उन घोड़ों की। इनके साथ में इवर्टसन साहब का एक अर्दली वो भी था, वो एक और घोड़े पे चल रहा था जिसमें इनके घोड़ों के लिए दाना वगैरह भी रखा गया था, वो उस घोड़े में आ रहा था। चटुआ पीपल जो पुल था वहां पर पहुंचकर इन्होंने घोड़े छोड़ दिए। अच्छा, ये पुल जो है पिछली रात बंद नहीं किया गया था क्योंकि लोगों के हिसाब से आदमखोर बाघ मारा जा चुका था, और इस बात का फायदा उठाकर वो जो नरबख्शी बाघ था वो पुल पार कर गया, और पुल पार करके उसे जो पहला गांव मिला उसने वही पहला शिकार कर दिया। वो इत्तेफाक से यही महिला थी जिसके बारे में खबर आई थी। पुल पर एक आदमी इनका इंतजार कर रहा था, वो इन्हें ऊपर की तरफ एक घास वाली जो खड़ी पहाड़ी थी उसमें ले गया, फिर वहाँ से नीचे की तरफ एक घने पेड़ों का जंगल था वहाँ ले गया। बीच में वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे से एक नदी भी निकल रही थी, और इसी जगह पे पटवारी साहब और करीब 20 अन्य लोग उस जो डेड बॉडी थी, जो मृतिका थी, उसके शरीर की निगरानी कर रहे थे, उसकी मतलब देख रेख कर रहे थे। बॉडी का क्या कर सकते थे, देख रहे थे, बस निगरानी कर रहे थे कि कुछ और ना हो। ये जो बॉडी थी ये एक तंदुरुस्त हट्टी कट्टी गोरी सी लड़की थी जो करीब 18 से 20 साल की रही होगी। वो अपने मुंह के बल लेटी हुई थी और उसके ये दोनों हाथ जो है उसके अगल बगल में सीधे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, जो उसके शरीर में खून था उस सारे खून को बाघ ने जो है पाँव से लेके सर तक पूरा चाट चाट के साफ कर दिया था, और उसके गले में बाघ के दांतों के गहरे निशान साफ दिख रहे थे, क्लियर दिख रहे थे। बाघ का पकड़ा हुआ था, खून सब साफ कर दिया था। बाघ ने उसके शरीर का कुछ ऊपरी हिस्सा और कुछ पांव की तरफ से कुछ हिस्सा खा लिया था। जिम कॉर्बेट साहब और इवर्टसन साहब जब इस तरफ को आ रहे थे तो इन लोगों ने कुछ वो ढोल दम्बुओं की आवाज़ जो बजाए जाते हैं उनकी आवाज़ ये सुन रहे थे। वो इस महिला की बॉडी की चौकसी के लिए बजाए जा रहे थे, इसकी पहरेदारी के लिए बजाए जा रहे थे। दोपहर के 2 बज रहे थे, इसलिए ये समझा जा सकता था कि बाघ अभी यहाँ कहीं आसपास तो बिल्कुल नहीं होगा, कहीं दूर निकल गया होगा। तो इन सभी लोग जो है पटवारी को साथ लेकर, बाकी गांव वालों को साथ लेकर के ये ऊपर गांव में आ गए कि चलो जी यहाँ गांव में कुछ आराम से चाय वाय आदि बनाई जाए और बनाकर पी लें। चाय पीने के बाद इन्होंने उस मकान को देखा जहाँ से उस लड़की को बाघ ले गया था, उसका घर देखा। मतलब ये घर जो है एक कमरे वाला पत्थरों से चिनाई किया हुआ एक मकान था, जो 2-3 एकड़ के एक सीढ़ीनुमा खेत होते ना, उनके बीच में बना हुआ था। इस घर में वो लड़की, उसका पति और उसका 6 महीने का बच्चा, कुल 3 लोग रहते थे। घटना होने के 2 दिन पहले इस महिला का जो पति था वो किसी विवाद के सिलसिले में पौड़ी गया हुआ था गवाही देने के लिए, और उसने अपने पिताजी को अपने घर में बुला लिया था कि पिताजी आप आ जाओ, घर की देखभाल कर देना, आपकी बहू और भतीजा भांजा जो भी है, छोटा बच्चा ये अकेला है, जरा आप यहीं रुक जाना। तो वो आ गए थे, वहीं रुके हुए थे। घटना की रात
खाना खाने के बाद महिला ने अपने बच्चे को अपने ससुर की गोद में दिया और अपने वॉश मतलब बाथरूम वगैरह जाने के लिए वो घर से बाहर निकली। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पहाड़ों में जो है घरों में शौचालय वगैरह होते नहीं थे, गाँव में शौच आदि के लिए घर से बाहर ही निकलना होता था। अब तो अलग समय आ गया है, अब तो हर घर में शौचालय है। कुछ घरों में घर से बाहर बना होता है, तो कई लोगों ने घरों के साथ अटैच वॉशरूम बाथरूम वगैरह बना लिए हैं। जैसे मेरे ननिहाल में तो भैया अटैच है, अब सेफ है। पहले नहीं था, पहले बाहर जाना पड़ता था। टॉयलेट था लेकिन बाहर निकल के था, अलग था। जब माँ बच्चे को अपने दादाजी को दे रही थी तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज के कारण अगर बाहर कोई आवाज भी होगी बाघ की तो ये लोग सुन नहीं पाए होंगे। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का ये मानना नहीं था। उनका मानना ये था कि बाहर कोई आवाज बिल्कुल नहीं हुई होगी। ये एक अंधेरी रात थी। अच्छा, कुछ मिनट हुए होंगे तो ससुर ने बहू का नाम लेके उसको पुकारा, उसको आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ससुर ने फिर से उसको आवाज दी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब वो जो बुजुर्ग थे, वो जो ससुर थे, वो जल्दी से उठे और जाके दरवाजे को बंद कर दिया। अच्छा हाँ, एक बात और हुई थी। घटना होने के कुछ समय पहले बारिश हुई थी, अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो जिम कॉर्बेट साहब ने ये अंदाज लगाया कि ये घटना कैसे घटी होगी, मतलब क्या रहा होगा, क्या बना होगा ये घटना से पहले और बाद का सीन। बारिश बंद होने के कुछ देर बाद बाघ गांव की तरफ से आया होगा और इस दरवाजे के बाईं तरफ करीब 30 गज की दूरी पर एक खेत था और उस खेत पे एक छोटी सी चट्टान भी उभरी हुई थी। तो बाघ जो है चट्टान के पीछे बिल्कुल अपने दबे पांव आके पहुंचा होगा और हो सकता है कि उसने ये जो बुजुर्गवार का आदमी और वो जो महिला थी उसकी आवाज़ या बच्चे की रोने की आवाज़ सुन ली होगी और वहीं चट्टान के पीछे वो कुछ देर वहीं रुक गया होगा। अब जब लड़की दरवाज़ा खोलकर दाईं तरफ आई होगी तो बाघ की तरफ उसकी पीठ रही होगी और जब बाघ की नज़र उस पर पड़ी होगी तो बाघ जो है करीब 20 फुट तक तो दबे पांव अपने पेट को जमीन में लगा करके आया होगा, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, और मकान की जो दीवार है उसके किनारे तक पहुंच गया होगा। फिर दीवार के साथ साथ सरकते हुए बिल्कुल पास आया होगा और उससे अचानक से पीछे से छलांग मारी होगी, लड़की की गर्दन को पीछे से पकड़ा होगा और वहीं से दूसरी छलांग लगाई होगी। और जब तक ससुर ने आवाज़ दी होगी तब तक का हो सकता है कि लड़की मर चुकी होगी, उसकी आवाज़ भी नहीं आई होगी। जब वो बाघ ने अच्छी खासी अपनी पकड़ उसकी बना ली, मतलब जब वो बना चुका होगा। अच्छा, आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ जो खेत थे, जो एरिया था, वो एरिया वहाँ पे जो खेत वगैरह थे आसपास, उस पर किसी भी तरह के हाथ के, पाँव के या घसीटे जाने के, बाघ के पंजे के मतलब, या महिला को घसीटे जाने के किसी चीज़ के कोई निशान नहीं थे। तो इसका मतलब ये था कि वो लड़की को खेत के पार और फिर करीब 3 फीट ऊंचे एक भीड़े पर, भीड़े बोलते हैं ना, जैसे सीढ़ीदार खेत होता है ना, ऐसे ये तो ये भीड़ा कहलाता है। दीवार मतलब आप समझ लो, आप के ऊपर दूसरे खेत से करीब 12 फुट आगे नीचे की तरफ जाती हुई एक पगडंडी थी जो नीचे की तरफ जाती थी, वहां तक अपने जबड़े में दबा के ले गया था। अब आप उसकी ताकत का अंदाज लगाइए, जो 12 फुट की दूरी जिससे एक छलांग मार के पार करी, जबकि उसके जबड़े में एक हट्टी कट्टी जवान लड़की थी। कितनी ताकत होगी उसके जबड़े में। छलांग मारकर वो पगडंडी तक पहुंचा और लड़की के शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन में नहीं लगा। तो स्पष्ट है कि महिला को जो है उस बाघ ने जो है ऐसे हवा में उठा रखा था, यूं करके अपने जबड़े से ऐसे हवा में उठा रखा था। क्या ताकत होगी यार।
पगडंडी को पार करने के बाद वो करीब आधा मील नीचे पहाड़ी पर एक जगह पहुंचा, जहां पर उसने लड़की को रखा, उसके कपड़े फाड़े, उसका सारा खून चाटा और उसका थोड़ा बहुत मांस वगैरह खाया, और फिर एक पेड़ जो बिल्कुल घने बेलों से लदा हुआ था उसके नीचे हरी घास पर उससे लड़की को रख दिया। अब ये लोग करीब जिम कॉर्बेट और इबर्टसन साहब करीब 4 बजे एक पेट्रोल लालटेन और एक शूटिंग लाइट वही बैटरी जो कलकत्ता से मंगाई गई थी, उससे लेके ये उस डेड बॉडी के पास पहुंचे ताकि उस बाघ पर घात लगाई जाए। अब ये लोग इस बात को मान के चल रहे थे कि जब गांव वाले खोज में निकले होंगे लड़की की और या उसकी बॉडी की, जब वो चौकीदारी कर रहे होंगे, पहरेदारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों की आवाज को बाघ ने सुन लिया होगा। और बाघ ऐसी पोजीशन में ये सब सुन लिया, उसे पता है कि वहां पे लोग हैं, और ऐसी पोजीशन में अगर अपने शिकार पे वापस आता है तो वो बहुत सावधान होकर आएगा, बड़ी सावधानी बरतेगा। तो इसलिए इन लोग शिकार के नजदीक नहीं बैठे, बल्कि वहां से करीब 60 गज की दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसपे एक पेड़ को इन्होंने चुना, और उस जगह से वो डेड बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी और दूर दूर तक का एरिया भी दिख रहा था। तो वो पेड़ इनको ठीक लगा। एक बांज का पेड़ था, उसमें एक खोखली सी जगह थी, इन्होंने उस जगह पे अपनी वो पेट्रोल लालटेन को रख दिया, छिपा दिया कह दीजिए, रख लिया कह दीजिए। अब एक शाखा पे इबर्टसन साहब बैठ गए, जहां पे वो बैठे वहां से शिकार और उससे पीछे तक का, काफी दूर तक का एरिया साफ साफ नजर आ रहा था। और उनके पीठ की तरफ, यानी कि पीठ की तरफ पहाड़ी है और पहाड़ी की तरफ मुंह करके जिम कॉर्बेट साहब बैठ गए। आप ऐसे समझिए कि ये दोनों एक दूसरे की पीठ के लगा के बैठ गए, एक इधर को देख रहा है, एक इधर को देख रहा है। मतलब एक बंदा जो है वो शिकार को देख रहा है और दूसरा पहाड़ी की ओर, कि यदि पहाड़ी की तरफ से बाघ आए तो उस पर नजर पड़ जाए, और सामने से आए तो भी उस पर नजर पड़ जाए। तो दिमाग तो अच्छा लगाया। इबर्टसन साहब की जिम्मेवारी थी गोली दागने की, यानी कि बाघ को मारने की, और जिम कॉर्बेट साहब ने सेफ्टी के लिए नजर रखनी थी चारों तरफ। इनके पास जो बैटरी थी वो कमजोर पड़ गई थी, और उसकी जो फ्लैश थी, जो उसकी जो लाइट थी, वो अब वो काम नहीं कर रही थी। तो इन लोगों ने योजना बनाई, इन लोगों ने विचार किया, सोचा कि जब तक इबर्टसन साहब को साफ साफ दिखाई देता रहेगा तब तक बाघ की प्रतीक्षा की जाएगी। उसके बाद पेट्रोल लालटेन को जलाकर उसकी सहायता से, उसकी रोशनी जो होगी उसकी सहायता से गांव वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे इनके आदमी भी रुद्रप्रयाग से तब तक पहुंच चुके होंगे, ये उनको उम्मीद थी। इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये जो आसपास का जो एरिया है उसका जायजा ले सके, लेकिन गांव वालों ने इन्हें बताया था कि उस महिला की जो डेड बॉडी है, वो जो लड़की है, उससे पूर्व दिशा की ओर एक घना जंगल है, और उनका ये कहना था जब उन्होंने बाघ को भगाया तो वो जंगल में घुस गया था, और हो सकता है कि वो अभी भी वहीं कहीं जंगल में आराम कर रहा हो। अब यदि बाघ जंगल की तरफ से आया तो इबर्टसन साहब की नज़र उस बाघ पर पहले ही पड़ जाएगी, और ये उसे आसानी से शूट कर देंगे, क्योंकि इनकी जो राइफल थी उस पर दूरबीन लगी हुई थी, और ये दूरबीन न केवल सही निशाना लगाने में मदद करती थी बल्कि इनको करीब आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी देती थी, यानी कि डिस्टेंस ना, क्योंकि बाघ को आधे घंटे का यहाँ तक पहुँचने में टाइम मिल जाएगा, टाइम लगेगा, ये टाइम इनको मिल जाएगा। नेचुरल सी बात है, जब दूरबीन से तो हमें नज़दीक दिखेगा, लेकिन ऐसे तो
प्रैक्टिकली तो बहुत दूर है ना। अब सब कुछ निर्भर करता था दिन की रोशनी पर। इनके सफल या असफल होने की अब सिर्फ जो कोई सहारा था तो सिर्फ दिन की रोशनी थी। अगर वो रोशनी में आता है तो ठीक है। और ऐसी पोजीशन के लिए दूरबीन एक अच्छी सहायक थी। यदि दिन का उजाला थोड़ा कम भी हो जाता तो ये दूरबीन से बाघ की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख सकते थे, किधर की तरफ आ रहा है, क्या कर रहा है। अब शाम तो ढलनी थी, टाइम तो अपने हिसाब से चलता है। सूरज पहाड़ियों की पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, मतलब डूबने वाला था। और जिस तरफ घना जंगल था उस तरफ इन्हें एक काकड़ की परछाई सी दिखाई पड़ी, जो फिर गायब हो गई। ये जो काकड़ था ये अलर्ट कॉल दे रहा था, और ये पहाड़ से नीचे को उतरता हुआ आ रहा था और अलर्ट कॉल देते हुए आ रहा था। कुछ देर के बाद उसकी आवाज दूर होती चली गई, यानी कि वो उस एरिया से काफी दूर चला गया। और इस बात में कोई गुंजाइश नहीं थी कि काकड़ ने बाघ को देखकर ही अलर्ट कॉल दी होगी। भाई इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब वो बात अलग है कि ये जरूरी नहीं है कि ये बाघ आदमखोर बाघ ही है या कोई और बाघ है, कोई और बाघ भी हो सकता है। फिर भी कॉर्बेट साहब को उम्मीद थी कि ये जरूर आदमखोर बाघ होगा। इन्होंने इबर्टसन साहब की तरफ यूं गर्दन घुमाई, उनको देखा तो वो बड़े उत्साहित थे। उन्होंने सतर्क होकर के बिल्कुल अपने दोनों हाथ जो है राइफल में जमाए हुए थे, कस के पकड़ी हुई थी राइफल। यार दिखे तो आज तो मार देना है। अब रोशनी जो है, जो नेचुरल लाइट थी वो कम होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी थी कि बिना दूरबीन के अभी निशाना लगाया जा सकता था। तभी इनसे कुछ दूरी पे, कुछ जहाँ पे छोटी मोटी झाड़ियाँ थी, एक ठीठा आकर के गिरा। दोस्तों जो उत्तरांचल वाले हैं वो तो ठीठा जानते होंगे। ठीठा एक चीड़ के पेड़ में होने वाला फल होता है, लकड़ी का होता है पूरा। इसके अंदर स्यूते होते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा फल होता है, उसे स्यूते कहते हैं। इन स्यूतों को तोड़ा जाता है और खाया जाता है। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं इनको। अब ये कहिए एक छोटा सा बादाम होता है, इतना सा बादाम होता है। और ये ठीठा लुढ़कते हुए इनकी पेड़ की जड़ के पास आके टकराया। हो सका तो ठीठे की फोटो डालूंगा, आप देखिएगा। बाघ पहुंच चुका था। बाघ को कुछ खतरा महसूस हुआ और उस खतरे को भांपते हुए उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां से वो पहाड़ी पर आ जाए और एक सुरक्षित जगह पर खड़ा होके अपने शिकार के आसपास के क्षेत्र का जो है जायजा ले सके। तो पूरा देख ले आसपास का एरिया। अब पोजीशन कुछ ऐसी थी कि बाघ और उसके शिकार के बीच में ये बांज का पेड़ आ रहा था, जिसपे ये दोनों लोग घात लगा के बैठे थे। हालांकि पेड़ की दूसरी तरफ बैठे होने के कारण जिम कॉर्बेट साहब तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन इबर्टसन साहब की उसकी निगाह, सीधी निगाह, वो बिल्कुल आमने सामने होनी थी दोनों की। क्योंकि सामने से देखता, पहले इबर्टसन साहब को देखता, फिर पीछे जो है डेड बॉडी थी। और रोशनी और कम हो गई थी। अब क्या करें? अब इबर्टसन साहब के लिए दूरबीन का भी कोई महत्व नहीं रह गया था, और जिम कॉर्बेट साहब के लिए निशाना लगाने लगने वाली भी पोजीशन नहीं रह गई थी, मतलब इतनी लाइट नहीं रह गई थी। और इन लोगों को कुछ ऐसा आभास हुआ कि बाघ जो है दबे पांव पेड़ की तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ इनको आभास हुआ। और यही कोई समय था कोई डिसीजन लेने का। इसी टाइम में कोई कार्रवाई की जा सकती थी। तो कॉर्बेट साहब ने इबर्टसन साहब को बोला कि तुम मेरी जगह लो और मैं तुम्हारी जगह आ रहा हूं। तो इन लोगों ने जगह चेंज कर ली, समझिए आप। जिम कॉर्बेट साहब की जगह पे इबर्टसन साहब आ गए, इबर्टसन साहब की जगह पे जिम कॉर्बेट साहब चले गए। जिम कॉर्बेट साहब ने लैंप को बाहर निकाला, उसी जो मैं पेट्रोल लैंप जो बता रहा हूँ आपको, पेट्रोल लालटेन, उसे बाहर निकाल लिया। ये जो लैंप था ये जर्मनी का बना हुआ था और इसे पेट्रोमैक्स कहते थे, अभी भी कहते हैं। मतलब ये हम तो उस टाइप की कहानी सुना रहे हैं ना।
और इसकी जो लाइट थी वो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ रोशनी देता था, लेकिन आकार में बड़ा होने और लंबे हैंडल होने के कारण इसे जंगल में लालटेन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये उस लायक नहीं था क्योंकि हैंडल लंबा था बहुत। एबर्टसन साहब हाइट में कुछ छोटे थे और कॉर्बेट साहब थोड़े लंबे थे, तो कॉर्बेट साहब बोले कि लैंप को लेके मैं चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आओ। लेकिन एबर्टसन साहब ने मना कर दिया, बोले कि नहीं नहीं, लैंप को मैं ले जाऊँगा, ठीक से ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, और मेरे को अपनी बंदूक से ज़्यादा भरोसा तुम्हारी बंदूक पे है, तो ये लैंप मुझे दो और तुम ये पकड़ो गन। अब इस तरह ये लोग चलने लगे, आगे आगे एबर्टसन साहब चल रहे थे और पीछे पीछे जिम कॉर्बेट साहब अपने दोनों हाथों में गन लिए हुए। क्या फिल्मी सीन रहा होगा। लेकिन भैया सच्चाई ये देखिए कितनी मतलब टफ पोजीशन रही होगी। थोड़ा सा करीब वो पेड़ से करीब 50 गज आगे बढ़े थे, अचानक एबर्टसन साहब का पैर फिसल गया। फिसला तो वो गिरे। गिरे गिरने से वो जो लैंप था वो एक चट्टान से जा टकराया, और टकराने के बाद उस लैंप का जो मेंटल था वो टूट गया। पेट्रोल टंकी में हवा भरी हुई थी, इस कारण वो जो नोजल था उससे पेट्रोल अभी भी जलता हुआ नीली रोशनी दे रहा था। तो हालांकि कम रोशनी थी, लेकिन ज़मीन पर पाँव रखने के लिए काम चलाओ रोशनी इनको मिल जा रही थी। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये रोशनी कितनी देर चलेगी। इवर्सन साहब का कहना था कि ये करीब 30 मिनट तक चलेगी, और उसके बाद ये हो सकता है कि ये इसकी टंकी फट जाए। ये एक और आफत। अब यही जो 30 मिनट थे, इसमें इन्हें खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, वो भी ऐसी जमीन जिस पर चट्टानें और बहुत ही कटीली झाड़ियां थी। ये बड़ा खतरनाक काम था। खतरनाक इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आदमखोर इनका पीछा कर रहा हो, क्योंकि ऐसे माहौल में आदमखोर के एरिया में आदमखोर पहले पीछा ही करता है, जब मौका सही लगता है तभी अटैक करता है। और ये बात इन्हें बाद में पता चली कि बाघ वाकई में इनका पीछा कर रहा था। ये आगे बताऊंगा मैं। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि हर एक की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कितना ही समय गुजर जाए, मगर जो ये स्मृति पटल है इससे नहीं जाती है। ये आपके साथ भी होती है, मेरे साथ भी हैं। कई घटनाएं सबके साथ जुड़ी होंगी जो हमेशा याद रहेंगी, ये हमेशा यादों में रहती हैं। और इस अंधेरी रात में इस पहाड़ी पे चढ़ना, जहाँ पे कहीं पे भी आदमखोर हो सकता है, इनके लिए भी एक ऐसी ही घटनाओं में से एक है। ये जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं अपने लिए। खैर, ये लोग जैसे तैसे गिरते पड़ते किसी तरह तक पगडंडी तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी परेशानियां खत्म नहीं हुई। अब रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था, और मजेदार बात यह कि इन्हें पता नहीं था कि जाना किधर है, किस दिशा में जाना है। गीली जमीन, उसमें पड़े हुए आड़े तिरछे पत्थर, कभी कोई फिसलता तो कभी कोई फिसलता, कभी जिम कॉर्बेट साहब फिसल जा रहे, कभी इबर्टसन साहब फिसल जा रहे। खैर, जैसे तैसे अंत में ये एक जगह पहुंचे जहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी। अब ये सीढ़ियों में चढ़े और वहाँ से चढ़ के दाहिनी ओर चले गए। जब दाहिनी ओर गए तो वहाँ पे ये एक आंगन में पहुंचे, एक बरामदे में पहुंचे। उस आंगन के कोने में एक दरवाजा था। जब ये सीढ़ियों में चढ़ रहे थे तो इन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनी। हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़, गुड़गुड़ 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 करके आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ इन्होंने सुनी थी। इसलिए सीढ़ी पार करके दरवाजे में पहुंचकर इन्होंने दरवाजे को पाँव से मारा और जोर से आवाज़ देकर के बोला अंदर जो लोग थे उससे कि भाई दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। तब जिम कॉर्बेट साहब ने जेब से माचिस की डब्बी निकाली, उसको हिलाते हुए कहा, अगर 1 मिनट के अंदर दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इस घर को जला दूंगा, मैं जला दूंगा इस मकान को। ये सुनकर
थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा आग्रह, थोड़ा सा डर, थोड़ा गुस्सा, एक अजीब सा भाव होता है ना, उसी भाव से एक जवाब आया, अरे अरे रुकिए साहब, रुकिए रुकिए, आग मत लगाइए, हाँ हम खोल रहे हैं दरवाज़ा। होता है ना एक, वो आ जाता है। और 1 मिनट बाद पहले अंदर का, फिर उसके बाहर का दरवाज़ा खुला, और जैसे ही दरवाज़ा खुला, ये दोनों लोग तुरंत घर के अंदर घुसे, मकान का दरवाज़ा इन्होंने भड़ाक से बंद किया और उसे पीठ टिका करके बैठ गए। अब ये दोनों दरवाजे पीठ टिका के यूं बैठ गए आराम से, जैसे इत्मीनान की सांस ली। और उस कमरे में सभी उम्र के करीब 12 से 14 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, और बड़े आश्चर्य से इनको देख रहे थे। यार ये 2 बड़े अंग्रेज अफसर हैं, और क्या ये कहाँ से आ गए। वो लोग थोड़ा परेशान हो गए, और फिर थोड़ा संयमित होने के बाद एक व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, साहब हमें माफ़ कर दीजिए कि दरवाज़ा खोलने में हमें समय लग गया। साहब दरवाजे में जो आवाज़ हुई उससे हम लोग डर गए थे कि बाघ ना आ गया हो, और फिर आपकी आवाज़ सुनकर साहब हम और डर गए कि पता नहीं इस प्रेतात्मा ने आज कौन सा रूप ले लिया है। इसलिए साहब रात में जब भी कोई आवाज़ होती है तो हम संदेह के घेरे में रहते हैं, हमें संदेह रहता है साहब, हमें माफ़ कर दो। बहुत माफ़ी मांगने लगा। इन लोगों के इस तरह से भयभीत रहने में और डरे हुए रहने से जिम कॉर्बेट साहब को बड़ी सहानुभूति थी, बहुत दया का भाव आ रहा था, क्योंकि इस घर में घुसने से पहले इनकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी जैसे कि ये घर वालों की हो रही थी। क्योंकि जब इबर्सन साहब फिसले थे और वो लैंप टूट गया था, तो उसकी जो मैंने बताया था हल्की नीली रोशनी में ये चल रहे थे, क्या हुआ था कि थोड़ी देर में वो लैंप जो है गर्म होने लगा था, और अब ये डर था कि ये किसी भी टाइम इसकी टंकी फट ना जाए, तो इन लोगों ने लैंप को बंद कर दिया था। अब ये दोनों अंधेरे में थे, और दोनों ही लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं आज ये गांव, किसी गांव में ये जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो जिम कॉर्बेट साहब इन लोग बेचारे भोले भाले लोगों की मनोदशा को समझ रहे थे, और इनकी तो होनी थी क्योंकि बेचारे 8 साल से गुजर रहे थे इस पोजीशन से। अब इन्हें बताया गया कि इनके आदमी भी रुद्रप्रयाग से जो है शाम के वक्त यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ मतलब उस गांव में पहुँच गए थे, और उन लोगों को पहाड़ी के ऊपर कुछ घरों में ठहराया गया है, अच्छी तरह से उनका इंतजाम किया गया है। और इसी घर के 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने, जो थोड़ा मजबूत काठी के थे, उन्होंने कहा कि साहब अगर आप लोग कहें तो हम आपको वहाँ तक छोड़ सकते हैं, और फिर हम अपना वहाँ से लौट आएंगे। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने उन्हें समझाया कि नहीं भाई, तुम्हारा ऐसा करना तो बिल्कुल ये समझ लो कि ये आत्महत्या करना जैसा होगा, क्योंकि देखो भैया ये जो मैन ईटर है, ये जो आदमखोर है, ये कहीं आसपास ही है, तो ऐसे में तुम लोग मत चलो। हाँ अगर हो सके तो हमें कुछ ऐसा दे दो जिससे रोशनी हो सके, और हमें रास्ता समझा दो कि कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। तो कमरे में थोड़ा इन्होंने खोजबीन करी उन लोगों ने, तो उन्हें एक बड़ी पुरानी लालटेन मिली जिसकी हांडी चटकी हुई थी। लालटेन को हिला डुला के चेक किया गया तो उसमें थोड़ा सा ही सही, मतलब थोड़ा तेल था बचा हुआ। उस लालटेन को जलाया गया, और उन घर वालों को इन लोगों ने धन्यवाद बोला, और उनकी शुभकामनाएं लेकर के ये घर से बाहर निकल आए। और जैसे ही ये बाहर निकले तुरंत दरवाज़ा भड़ाक से बंद हुआ, और उन लोगों ने सांकल लगा दी। कितना खौफ रहा होगा उस बात का, मतलब इनका कदम बाहर रखना और दरवाज़ा बंद होना, कितना डर उस टाइम में रहा होगा लोगों का, सोच के ही अजीब हो जा रहा है। अब ये जो रास्ता इन्हें बताया गया था, ये रास्ता पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ और नुकीले पत्थर थे, रास्ते में चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी।
लेकिन लालटेन की रोशनी में ये किसी तरह से उस जगह पे पहुंच गए जहां इन्हें बताया गया था कि इनके आदमी ठहराए गए हैं। वहीं पे सीढ़ियां थी, ये सीढ़ी चढ़ के वहां पहुंच गए जहां पे इनके आदमी थे। ये सीढ़ी चढ़ के ये फिर एक आंगन में पहुंचे जिसके दोनों तरफ 2 मंजिले मकान थे। सबके दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे, कहीं से भी कोई हल्की सी रोशनी बाहर नहीं निकल रही थी। खैर इन लोगों ने वहां पहुंच के आवाज दी। आवाज सुनकर एक दरवाजा खुला। ये लोग सीढ़ी चढ़े, चढ़ के ऊपर की मंजिल की एक बालकनी में पहुंचे। इस बालकनी में 2 कमरे बने हुए थे जहां पे इनके आदमी ठहरे हुए थे। इनके आदमियों ने तुरंत इनके हाथ से लालटेन ली और गन्स वगैरह ली और बाकी जो सामान वामान था वो सब लिया। इनको भार मुक्त कर रहे थे वो, मतलब कि सारे रक्सैक वगैरह उतार रहे थे। तभी पता नहीं कहाँ से वहाँ एक कुत्ता आ गया। उसने बारी बारी से एबर्टसन साहब और जिम कॉर्बेट साहब दोनों को सूंघा और फिर दुम हिलाने लग गया। फिर वो कुत्ता उन्हीं सीढ़ियों की तरफ चला गया जहाँ से वो आया था। और जैसे ही तुरंत दूसरे ही क्षण वो डर से रिरियाते हुए एकदम डरी हुई आवाज़ भौंकता हुआ इनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। वो इतना डरा हुआ था कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। मतलब बहुत बुरी तरह से, देखा होगा डरा हुआ कुत्ता आपने कैसा होता है जब बहुत बुरी तरह से डरा हो। ये लोग जो लालटेन लेकर के आए थे वो तो बुझ गई थी, तो इनके आदमियों ने तुरंत इनको एक दूसरी लालटेन दे दी जिसे इबर्टसन साहब ने पकड़ा और पकड़ के ऐसे 2 मंजिले से, मतलब बालकनी से नीचे को लटकाया कि कुछ दिखे। उधर जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल वगैरह तुरंत लोड करके वो करके अपना तैयार होके आ गए। लेकिन लालटेन में की रोशनी इतनी नहीं थी कि वो 8 फुट नीचे जमीन में क्या है क्या नहीं है कुछ दिखाई पड़े। तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा इन्हें। अब इन्हें केवल कुत्ते पर नजर रख के बाघ की जो गतिविधियां थी उसका अंदाजा लगाना था कि अगर बाघ होगा तो ये कुत्ता कुछ एक्टिविटी करेगा। बाघ ने आराम से अपना आंगन पार किया, फिर वो जो सीढ़ियों से ये आए थे उन सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया। अब वो कुत्ते ने भी अब भौंकना बंद कर दिया था। अब वो बाहर की तरफ मुंह करके लेट गया था। बीजी जो गुर्रा रहा था, गुर्र करते हैं ना, वो एक होती है उनकी टेंडेंसी, बाद में बदमाशी दिखा रहा था। जो कमरा इन लोगों के लिए खाली किया गया था उसमें ना तो कोई खिड़की थी और ना कोई रोशनदान था, बस एक दरवाज़ा था। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो कमरे के अंदर कहीं से भी फ्रेश एयर के आने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो ऐसे में तो ना जिम कॉर्बेट साहब और ना एबर्टसन साहब दोनों नहीं रह सकते थे। भाई थे तो कुछ भी एक, थे तो अंग्रेज अफसर ही, भले ही जंगल में रह लेते थे, खुले में रह लेते थे, लेकिन ऐसी बंद जगह में ये नहीं रह सकते थे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये ये जो बालकनी है इसी में सोएंगे। ये कुत्ता भी इसी मकान का जो मालिक था उसी का था और उसे भी ये बालकनी में सोने की आदत थी, तो वो भी तसल्ली से इनके पाँव की तरफ लेट गया। उस कुत्ते की वजह से ये लोग भी थोड़ा निश्चित थे कि यदि बाघ आया तो ये कुत्ता कुछ हरकत करेगा, हिलेगा डुलेगा गुर्राएगा कुछ करेगा तो ये उड़ जाएंगे। वो बात अलग है कि ये दोनों लोग बारी बारी से पहरा कर रहे थे, रात रात भर जग के पहरा कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ वो मैं इसके अगले भाग में आपको सुनाऊंगा। इस बीच एक बात खबर आपको और बतानी थी कि अभी कुछ ही दिन पहले 6000 मीटर की हाइट पे धारी वाला बाघ मिला है। 6000 मीटर की हाइट पे धारी वाला बाघ अमूमतः नहीं होता है, तेंदुए होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं। जिस बाघ की कहानी मैं सुना रहा हूँ ये लेपर्ड है, ये होते हैं। लेकिन टाइगर ये दिखाई पड़ा है। ये डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में दनिया से या पनवान वाला से कहीं से कुछ लोग
दनिया से कुछ लोग अपनी गाड़ी लेके जागेश्वर धाम के आगे गांव है वहाँ जा रहे थे, वहाँ पे जगरियों को लाने के लिए। जगरी होते जो जागर लगाते हैं, जिनके शरीर में देवता नाचते हैं, उनको लेने के लिए जा रहे थे। तो उन लोगों की नज़र में ये बाघ आया। उन लोगों ने इसकी फ़ोटोग्राफी वगैरह भी करी है। अभी वो फ़ोटोग्राफ मेरे पास आए नहीं है, आएंगे तो मैं वो फ़ोटोग्राफ डालूँगा। तो धारीदार बाघ मिला है। इससे ये जो टाइगर लवर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन थोड़ा चिंता का भी विषय है कि वो मैनीटर ना हो जाए, वो पालतू मवेशियों को अटैक ना करे। वो आ गया है तो जंगल में रहे, अच्छे जंगल हैं जागेश्वर की तरफ पूरा। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि धारीदार बाघ अब 6000 मीटर की हाइट तक आ गया है। अमून तो तराई में रहता था, अब इस हाइट में आ गया है, और अब ये और आगे तक आएगा, ये और आगे बढ़ेगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ह्यूमन और ये लेपर्ड्स या टाइगर्स के बीच, ये बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। तो जो पहाड़ों में जो दोस्त लोग, जो मित्र लोग, जो भी इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या बदलाव लाने चाहिए वो मैं शुरुआती वीडियो में सब बता चुका हूँ। तो अगर हो सके तो आप मेरे उन वीडियो को देखिएगा जिससे मैंने बताया हुआ है कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्से में भी अब बाघ दिखने लगे हैं। कुछ टाइटल वगैरह दिया है, वो आप देख लीजिएगा। शुरुआती वीडियो में है बाघों की, जो मैंने जिम कॉर्बेट की जो सीरीज शुरू करी है उसकी शुरुआत में है। तो दोस्तों इतना कह करके बाय बाय बोलता हूँ आपसे। जो दोस्त पहली बार आए हुए हैं, हाय, हेलो, नमस्ते। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और जो पुराने दोस्त हैं, आपसे तो आप पे विश्वास है और आपके विश्वास पे ये चैनल चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ है हमारी मंजिल, हमारा आसमान कितना ऊंचा है हमारा मतलब आपका, हमारा इस उत्तरांचल डायरीज का। तो दोस्तों अभी आज्ञा दीजिए, चलता हूँ, इसकी अगली कहानी में मिलता हूँ। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होते जा रही है। इसको आप जरूर सुनें, इसको मिस मत कीजिएगा। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है रुद्रपुर का आदमखोर बाघ। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, समय तो जितना लेना था ले चुका हूँ, और मुझे नहीं पता कितना ले चुका हूँ। बहरहाल आज्ञा चाहता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।